नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं ब्रिजेश और मेरा अभिवादन स्वीकार करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक राष्ट्र और एक चुनाव की। आपसे कोई भी बताना होगा कि हम बात क्यों कर रहे हैं। बात इसलिए कर रहे हैं कभी अभी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित कैबिनेट कमेटी के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की ओर आगे एक स्टेप बढ़ गया है, मतलब एक अप्रूवल मिल गया है इसके बारे में। तो अब हम बात करते हैं क्या एक लॉन्ग डिबेट चल रही थी हमारे यहाँ एक राष्ट्र एक चुनाव का, तो क्या वो साथ साथ होने जा रहा है, उसके पीछे क्या कानूनी जो दिक्कतें आएंगी, अड़चने आएंगी, उसका क्या होगा, और ये बातें कब से रही हैं, तो इसकी बात करें तो एक राष्ट्र और एक चुनाव एक कोई अभी की बात नहीं है। ये 2014 में जब मोदी जी आते हैं तभी से था, और अभी 2014 के जो जनरल इलेक्शन में उनका प्रमुख एजेंडा था ये। तो अब बात करते हैं क्या एक राष्ट्र और एक चुनाव ये भारत में पहली बार होने जा रहा है, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जब से आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद हमारा जो पहला इलेक्शन 1951-1952 का हुआ था, उसमें भी हमारे पास एक राष्ट्र एक चुनाव था। 51-52 के बाद हमारा नेक्स्ट इलेक्शन हुआ 57 में भी हम इसी तरीके से एक राष्ट्र और एक चुनाव की ओर थे। एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब ये होता है कि लोकसभा मतलब जो केंद्र का आम चुनाव है और उसके साथ ही राज्यों के विधानसभा का चुनाव एक साथ होते थे। न केवल पहला हमारा चुनाव, पहला आम चुनाव 51-52 का, 1957 का, फिर उसके बाद 1962 में चुनाव होता है, फिर उसके बाद 1967 में चुनाव होता है। मतलब हम आज़ादी से 51-52 से लेके 1967 तक हम एक राष्ट्र एक चुनाव के ही कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे। फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, राज्यों के चुनाव के राज्यों में एक साथ कई त्रिशंकु को विधानसभा बनने लगी। तो इस परिस्थितियों में और लॉ कमीशन की 175वीं रिपोर्ट में कहा गया कि जो चुनाव का जो कार्यकाल है उसको 5 वर्ष कर दिया जाए। इस आधार पे फिर जो आज हम देख रहे हैं आधुनिक व्यवस्था, जिसमें हम केंद्र सरकार के जो आम चुनाव होता है उसको और राज्य सरकार के विधानसभा के चुनाव को अलग अलग रूप में देखते हैं। अब इसके बाद अब तक तो यही चल रहा है, आप इसी से परिचित होंगे। अभी इसके लिए आगे कदम उठाया गया। अब हम इसके डिटेल में बात करेंगे कि आगे इसकी कदम से कहां से स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई और एक कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे हमारे भारत के महामहिम पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी। और कोविंद जी के साथ एक बहुत लंबी टीम थी जिसमें बहुत सारे जो विधिवेत्ता और उन लोगों को सम्मिलित किया गया। जब बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है, इस समिति की बात 2 सितंबर 2023 की इस कमेटी को क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। और 14 मार्च को ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। और जब बात आती है कि इस समिति में 191 दिनों 191 दिनों तक ये विशेषज्ञों के साथ एक डिस्कशन लॉन्ग डिस्कोर्स के बाद ये 18,000 प्लस पन्नों की रिपोर्ट देते हैं। और उस रिपोर्ट में ये सहमति दर्ज की जाती है, जिसमें राज्यों के द्वारा भी सहमति ली जाती है। इस सहमति पे आते हैं कि एक राष्ट्र और एक चुनाव की तरफ हम आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं कि इसमें प्रमुख जो रिकमेंडेशन है उसकी बात कर लेते हैं कि इसमें प्रमुख रिकमेंडेशन के रूप में क्या आती है। तो इसमें प्रमुख रिकमेंडेशन ये आती है कि 2 चरणों में चुनाव कराया जाए। 2 चरणों में चुनाव कराने का तात्पर्य, पहला जो चरण होगा हमारा वह उसमें भारत का जो आम चुनाव होगा, मतलब केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा का चुनाव कराया जाए। तो पहला जो रिकमेंडेशन होगा, पहला चरण जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराने की बात की गई। और उसके बाद जो दूसरे चरण की बात होती है, उसमें जो दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव को कराने की बात की जाती है। बातें हुई कि जो हम पहला चरण कंप्लीट करने के बाद, मतलब सभी लोकसभा, सभी भारत का आम चुनाव और राज्य के विधानसभा चुनाव को कराने के बाद हम विद इन 100 डेट मतलब 100 दिवस के अंदर ही हम क्या करना पड़ेगा, हमको स्थानीय निकाय का चुनाव भी हम कराएंगे। स्थानीय निकाय हमारा कहने का मतलब यहां पे होता है पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटीज, नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव एक साथ कराने में। इस तरीके से भारत की जो एक तरीके से डेमोक्रेसी में त्रिस्तरीय सिस्टम है, जिसमें हम देखते हैं आम चुनाव के रूप में लोकसभा का चुनाव होता है, राज्य विधानसभाओं का चुनाव, और जो हमारा स्थानीय निकाय है उसमें पंचायती राज और नगर निकाय मतलब म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव एक साथ कराने की बात की गई है। तो पहला रिकमेंडेशन हुआ कि हम पहली बार क्या कराएंगे, सभी राज्यों और केंद्र सरकार का चुनाव एक साथ कराएंगे। फिर 100 दिवस के बाद हम उसमें स्थानीय निकाय को भी शामिल कर लेंगे। अब दूसरी बात होगी कि इसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी, एक हमारे लिए क्या होना चाहिए, एक हमारे लिए वोटर लिस्ट होनी चाहिए। इसकी बात ये बात आई कि इसमें हमको
जरूरत मुख्य रूप से क्या पड़ेगी, तो हम एक वोटर लिस्ट होनी चाहिए। वोटर लिस्ट क्या होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए, जिसमें सभी केंद्र और राज्य के लिए एक ही वोटर लिस्ट बनाई जाए। और दूसरी क्या रिकमेंडेशन, इसी में वोटर लिस्ट बनने के साथ साथ सबको वोटर आईडी कार्ड भी बने। ये वोटर आईडी कार्ड क्या हो, सिंगल हो, सभी के पास एक सिंगल वोटर आईडी कार्ड भी बनाया जाए। ये मुख्य बातें हुई। और इसमें एक प्रश्न सबसे बड़ा ये उठता है कि अगर किसी भी विधानसभा में त्रिशंकु विधानसभा हो जाती है, जब त्रिशंकु विधानसभा हम कहते हैं तो त्रिशंकु विधानसभा मतलब हंग असेंबली कहने का मतलब कि वहां पे किसी पार्टी का बहुमत ना हो, या तो बहुमत ना हो किसी पार्टी का, गठबंधन की सरकार चल रही हो और वो गठबंधन वापस ले लेते हैं, या तो एक केस ये हो सकता है, या समझ लीजिए किसी अगर राज्य में इन बिटवीन मतलब 5 साल के पहले ही किसी राज्य में विपक्षी दल के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, तब उस स्थिति में क्या होगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि अगर हम एक साथ तो चुनाव कराते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि भारत के सभी राज्यों और जो क्या है केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें विधानसभा के साथ विथ लेजिस्लेचर, उनमें पूरा कार्यकाल चले ही। इन केस अगर हंग असेंबली हो जाती है तो उसमें क्या किया जाएगा, तो इस समिति की रिकमेंडेशन थी कि इन केस आप हंग असेंबली होती है, मतलब त्रिशंकु विधानसभा होता है, कि कहीं पे अविश्वास प्रस्ताव पास होता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो रिमेंडिंग पीरियड होगी, सपोज अगर हम बात करते हैं 5, अगर हम मानते हैं 2029 में एक साथ चुनाव होता है और बीच में मतलब 2 साल में ही अगर हम बात करें 2031 में ही कहीं पे ऐसी स्थिति बन जाती है जहां पे क्या हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हो जाता है, तो जब यहां पे जो चुनाव होगा वहां पे चुनाव 5 वर्ष के लिए ना होकर जो रिमेंडिंग पीरियड बची हुई, मतलब अब कितनी पीरियड बची हुई है यहां पे बात करें अगर, तो 3 साल बचा हुआ है। अगर 3 साल बचा हुआ तो जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा वो 3 वर्षों के लिए होगा। ये मुख्य इसमें रिकमेंडेशन की बात आती है। ये बात हुई। अब ये जो पहला फेज है, बात करें हैं कि जो पहला चरण है लोकसभा और विधानसभा चुनाव, इसमें अगर बात करें तो अब इस तो सिस्टम लागू करने के लिए बहुत सारे संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे। इसमें बात है एक समिति की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 18+ संविधान संशोधन करना पड़ेंगे। अब जो प्रमुख अड़चन देखी जा रही है वो हमारे दूसरे चरण में देखी जा रही है। जो प्राथमिक चरण के चुनाव है उसमें अड़चन नहीं है, उसमें प्रमुख ऐसे संवैधानिक संशोधन नहीं है। संवैधानिक संशोधन अगर की बात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो ये दिक्कत तब बन जाती जहां पे विशेष बहुमत की मांग होती है। अगर हम विशेष बहुमत की बात करते हैं तो विशेष बहुमत का मतलब यहां पे आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। तो अगर इस केस में केंद्र सरकार के पास या वर्तमान सरकार के पास ये चुनौती बन जाती है। पर अगर बात करें तो अगर इस केस में अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान की अगर परिस्थिति देखें तो वर्तमान में जो बीजेपी गवर्नमेंट को देखते हैं, मतलब एनडीए लेड गवर्नमेंट है, तो भारत में अगर 28 राज्यों की बात करें तो 28 राज्यों में वर्तमान में 19 की बात करें, 19 राज्यों में क्या है, एनडीए की गवर्नमेंट है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो वर्तमान में केंद्र सरकार की है। तो इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं होती है कि सभी राज्यों से, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि विशेष बहुमत के लिए आधे से अधिक राज्यों की, जब हम आधे से अधिक राज्यों की बात करें तो मतलब यहां पे कितना 15 राज्यों का ही हमको क्या चाहिए, समर्थन चाहिए किसकी, विशेष बहुमत के लिए। पर ये तो हमें सेकंड स्टेज होगा जो हमारा, जैसे हमने बात किया 2 स्टेज की बात हो रही है ना, तो जो सेकंड चरण में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां पे जैसे आर्टिकल 324A ऐसे अनुच्छेदों के लिए हमको विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। पर जब हम बात करते हैं पहले चरण का मतलब राज्य विधानसभा और केंद्र सरकार का चुनाव एक साथ कराने में, तो यहां पे कोई विशेष अड़चन नहीं है। यहां पे जो संवैधानिक संशोधन होंगे वो विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, वहां पे आम सहमति, मतलब हम देखेंगे तो सिंपल मेजोरिटी के साथ ही संशोधन हो जाते हैं। अब बात आती है यहां पे दूसरे में जो चुनौती हो जाती है, तो पहली चीज ये हो जाती है। दूसरी चुनौती अभी चुनाव आयोग के द्वारा अपने जो रिप्रेजेंटेशन हुआ था इलेक्शन कमीशन का, उसमें बताया गया था एक प्रमुख चुनौती के रूप में अगर हम देखते हैं तो इलेक्शन कमीशन को बताया गया कि अभी हमारे पास वर्तमान में अगर हम ईवीएम की संख्या देखें तो हमारे पास करीब 35 लाख ईवीएम है, हमारे पास 35 लाख ईवीएम है। पर अगर एक राष्ट्र और एक चुनाव हम कराते हैं तो उस केस में अगर बात करें तो उस केस में हमको 18 लाख प्लस और ईवीएम की जरूरत पड़ेगी। तो वर्तमान में अगर हम अवसंरचना बेस में देखें, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखें जिसके लिए जरूरी हो जाती है, जैसे हम एक राष्ट्र एक चुनाव कराएंगे तो ईवीएम तो हमारे पास उतनी होनी चाहिए। तो एक चुनौती हमारे पास ईवीएम की भी है, जो चुनाव आयोग के द्वारा ही इस बात को कहा गया है।
ये तो प्रमुख बात हुई। और बात करें कि इसमें राज्यों की मतलब पार्टी के साथ भी कंसेशन हुआ। तो जब ये समिति की स्थापित हुई थी तो उसमें टोटल अगर बात करें तो भारत में अगर हम बात करते हैं तो करीब 62 पार्टियां हैं। भारत में लगभग 62 जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, उनमें उनको जो इस समिति के जो कोविन समिति हाई लेवल कमेटी स्थापित की गई थी इसके लिए, तो उसमें लगभग 47 लोगों ने अपनी ओपिनियन दिया था। 47 लोगों ने अपनी ओपिनियन, सबसे अपना समर्थन मांगा गया था। और उसमें से 15 ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने कोई ओपिनियन नहीं दिया था। 15 की अगर बात करें हम तो 15 ने कोई अपना ओपिनियन ही नहीं दिया था। और उसमें भी 47 में भी अगर बात करें हम तो 47 में 32 ने क्या किया था, इसके लिए नो कहा था। तो एक ये बात होती है क्योंकि सभी पार्टियों का यहां पे अनुसमर्थन की जरूरत पड़ेगी। और इसी के आगे कदम बताएं कि जो हमारी नेशनल पार्टी है उनका भी समर्थन होना चाहिए। तो वर्तमान में हमारे पास जो 6 प्रमुख नेशनल पार्टी को हम देखते हैं, 6 प्रमुख नेशनल पार्टी को देखते हैं, उसमें से 3 का समर्थन है। जब हम 3 का समर्थन किसका किसका है तो एक हम देखते हैं बहुजन समाज पार्टी, और एक तो हमारी बीजेपी ही है, भारतीय जनता पार्टी, और एक एनपीपी है, एनपीपी नेशनल पीपल्स फ्रंट पार्टी, ये कहां पे है, मेघालय की पार्टी है। ये 3 जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनका अनुसमर्थन प्राप्त है। वहीं 3 और जो नेशनल पार्टी हैं उनका अनुसमर्थन नहीं प्राप्त है। उसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाता है, एक प्रमुख इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाता है। दूसरी अगर पार्टी की बात करें तो यहां पे सीपीएम हो जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीएम हो जाता है, सीपीआईएम हो जाता है प्रमुख पार्टी। और एक बात करें तो आम आदमी पार्टी, ये क्या है, वर्तमान में ये 6 राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा है। तो इसमें से 3 पार्टियों का अनुसमर्थन है, 3 का नहीं है। एक प्रमुख चुनौती ये बन जाता है। अगर यहीं पे एक बात और विपक्षी दलों के द्वारा एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है, आपने भी न्यूज डिबेट में इस बात को जरूर उल्लेख करते हुए देखा है कि अगर आज की डेट पे केंद्र सरकार अगर 4 राज्यों का चुनाव एक ही जगह में, जैसे अभी हम बात करें तो अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव है जिसकी वोटिंग चल रही है। जम्मू कश्मीर का फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो गया, सेकंड फेज की वोटिंग चल रही है, और यही हरियाणा का भी है। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर है, इसके जस्ट बाद ही हो जाता है झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव। तो विपक्षी दलों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि वर्तमान में 2 महीने के अंदर 4 चुनाव कराए जाने हैं। तो अगर चुनाव आयोग 4 राज्यों के चुनाव कराने में सक्षम नहीं है कि एक साथ करा लें, तो कैसे एक साथ चुनाव कराए जाएंगे, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी उठता है। क्योंकि 2 महीने के अंदर ही, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव चल रहा है, नेक्स्ट 2 महीने के बाद मतलब नवंबर में ही किसका हो जाएगा, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है। तो यहां पे बात की जा रही कि एक साथ नहीं हो रहा, तो एक प्रमुख क्वेश्चन उठाया जा रहा है। और इसके साथ ही और जैसे हम विरोध के देखते हैं तो क्षेत्रीय दलों के द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। अगर हम बात करें तो यहां पे जो रीजनल पार्टी हैं वो इस बात का विरोध कर रही हैं। अब रीजनल पार्टी का विरोध करने का जो प्रश्न उठता है कि किस बात पर प्रश्न कर रही हैं, तो इनका प्रमुख कथन है, इनका अपना जो वादा है, इनका अपना जो कथन है, इनका कहना है कि अगर चुनाव जो नेशनल बेस पे होंगे तो वहां पे जो नेशनल इशू होंगे उन्हीं की प्रायोरिटी होगी, नेशनल जो इशू होंगे उन्हीं की प्रायोरिटी होगी। और जो नेशनल इशू की प्रायोरिटी होने से जो अपने स्टेट के अपने जो इशूज है उसकी बात नहीं की जाएगी। और साथ में जो वर्तमान केंद्र सरकार है उसके द्वारा ये देखा जाता है कि डबल इंजन सरकार का वादा किया जाता है कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बात की जाती है। तो अगर ऐसा होगा तो क्षेत्रीय दलों का इसमें नुकसान होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो इस बात में और एक बात ये भी है, इनका दूसरा कथन है कि इससे जवाबदेहिता की भी कमी होगी। जवाबदेहिता की बात की जाती है जब, तो एक तरीके से क्षेत्रीय जो पार्टी होती है वो लोकल से ज्यादा बनी हुई होती है, उनके इश्यूज को ज्यादा अच्छे तरीके से समझती है, तो वो जवाबदेहिता उनका ज्यादा हो जाता है। केंद्र में पार्टी हो जाती है जो सेंट्रल लेवल की जो उनका एक तरह से हम कहें कि जो नेतृत्व होता है उन्हीं पे डिपेंड होता है। तो ये प्रमुख प्रश्न चिन्ह हो जाते हैं। और बात आ जाती है जब इसके आगे हम बात करें कि इसमें आगे लाभ क्या होता है, तो इसमें लाभ के बारे में भी बात किया जा रहा है। तो यहां पे तो हमने बात कर ही लिया कि संसद के दोनों सदनों से पास करना होगा और विशेष बहुमत का मतलब आधे राज्यों से अनुसमर्थन लेना होगा। तो इसमें ये बात तो हो गई आप पे। और साथ में इसके साथ साथ हमको जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसमें भी बदलाव करना होगा और सामान्य में जागरूकता बढ़ाना होगा। अगर बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण सबसे बड़ा लाभ हो जाता है कि हमारे खर्च में कमी होगी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि आज के डेट पे अगर हम इलेक्शन कमीशन के जो खर्च के ऑफिशियल आंकड़े की भी बात करते हैं तो भी आपके प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, एक राष्ट्र और एक चुनाव होने से खर्च की कमी होगी। अगर इसकी बात करें तो सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट है, उसका जिक्र करते हैं।
सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट की बात करते हैं, ये चुनाव पे हो रहे खर्चों के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट जारी किया है। तो इसने कहा है कि 1951-52 की इसने बात किया है, जब हमारे जो पहला चुनाव हुआ था 1951-52 में, उस समय की जब इन्होंने खर्च की बात किया था, तो उसमें अगर बात करें तो 68 चरणों में पहली जो बात हुआ था, तो 68 चरण में चुनाव हुए थे और टोटल खर्च बात करें तो 10.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे, उस समय की बात करते हैं। अब आ जाते हैं 2019 में, लास्ट दो पिछले चुनाव की बात करते हैं। अगर 2019 का हम खर्च की बात करें तो 2019 के इलेक्शन की अगर जहां तक खर्च की बात आती है तो ये हो जाता है 50,000 करोड़। यहां पे कितना होता है? 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ का खर्च होता है। और फिर अब बात कर लेते हैं जो लेटेस्ट हमारा जो लेटेस्ट अभी चुनाव हुआ 2024 की बात करते हैं। इसके देखने पे आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन रेट क्या बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा भी बढ़ रहा है। मतलब ये कितना हो जाता है? 1,35,000 करोड़, 1,35,000 करोड़ का खर्च हो जाता है। आप देखिए 5 साल में क्या इन्फ्लेशन रेट इतनी बड़ी, पर चुनाव का खर्चा इतना बढ़ रहा है। और केवल खर्चे की ही बात नहीं है, यहाँ पे आए दिन जब चुनाव होता है तो उस चुनाव में पूरी मशीनरी, केंद्र सरकार की पूरी मशीनरी, राज्य सरकार की पूरी मशीनरी इन्वॉल्व होती है। जैसे आपने देखा टीचर्स की ड्यूटी लगती है, लोकल जो ऑफिशियल्स होते हैं उनकी ड्यूटी लगती है, और इस दिनों में जो डेवलपमेंटल कार्य होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि कहीं भी अगर चुनाव होता है तो आचार संहिता लागू होती है। आपको पता ही है, आचार संहिता लागू होती है। जब आचार संहिता कहीं पे लागू होती है तो वहां पे कोई भी न्यू डिसीजंस न्यू परिस्थिति के अनुसार नहीं लिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा चुनाव है वो पूरी तरीके से चुनाव ओरिएंटेड ही रह जाता है 5 वर्ष में। तो एक महत्वपूर्ण कदम होगा, पर देखने की बात ये हो जाती है कि क्या यह कब तक लागू होगा, ये वास्तविकता में कब आएगा, ये प्रमुख प्रश्न चिन्ह हमारे उठता है। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि हमने महिला विधेयक भी पास किया, संसद में महिला कानून बन चुका है, महिला आरक्षण कानून बन चुका है। बनने के बाद कुछ दिन तक मीडिया में बहुत अच्छा था कि बहुत लोगों ने इसकी वाहवाही की बात की, पर ये लागू कब तक होगा? अगर बात करें कि उसके बाद 4 चुनाव हो चुके हैं महिला आरक्षण के, पर लागू नहीं हुए। उसके लिए बात किया जा रहा है कि कब लागू होगा, पहले क्या होगा, पहले हमारे पास सेंसस के डाटा आएंगे, जब डाटा सेंसस होगी, नई सेंसस के डाटा आएंगे, उसके बेस पे फिर हम क्षेत्रों का वर्गीकरण करेंगे, तब लागू होगा। मतलब एक अभी 2030-34 कब लागू होगा महिला आरक्षण का पता नहीं। इसी तरीके से एक राष्ट्र एक चुनाव भी हम आशा नहीं यही करते हैं कि जल्द लागू होगा और जो सभी समस्याओं और चुनौतियों का एड्रेस करते हुए एक सार्वभौमिक रूप से ये सबके लिए बेनिफिशियल और एक अच्छा होगा। तो इस तरीके से जो कुछ प्रमुख बातें थी उसको हमने आपके समक्ष रखना, और आप इस पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपना आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच।